ठीक है ना। तो हमारी क्लास में हमारा चल रहा था कॉम्बिनेशन का टॉपिक। भाई 17 बच्चे इस समय लाइव हैं और लाइक हैं सिर्फ 9। ये तो नाइंसाफी है, ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है सर। 20 बच्चे लाइव हैं और लाइक है 9। देख रहे हैं शिवम सर कैसे नाइंसाफी चल रही है। अब जब तक आप लोग लाइक बराबर नहीं लेके आएंगे तब तक ये क्लास, ये बोर्ड जो है ना, ये पोर्टल काम नहीं करेगा मेरा। पैनल समझ जाता है कि भैया लाइक नहीं आ रहे। देखो जैसे ही आपने लाइक बढ़ाया, देखो तुरंत जो है बोर्ड चलना शुरू हो गया। हाँ देखो लाइक बढ़ रहा है तो बोर्ड अपने आप चलना शुरू हो गया। तो सर उसको सीधा कर दीजिएगा सर। सर शिवम सर उसको सीधा कर दीजिएगा। चलिए सर, तो अब शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में हमने थोड़े बहुत क्वेश्चंस करने थे और कॉम्बिनेशन में हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है। कॉम्बिनेशन का मतलब जब कभी भी आपको सिलेक्शन करना हो या ग्रुप बनाना हो तो हम हमेशा कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। एन थिंग्स में से अगर आर थिंग्स को सेलेक्ट करना है तो उसके नंबर ऑफ सिलेक्शन बनते हैं एनसीआर। एनसीआर इक्वल्स टू होता है बेटा एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। हियर एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर। उसके बाद हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चंस करे थे बेटा, वो क्वेश्चंस करे थे मतलब ग्रुप बनाने वाले क्वेश्चंस, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, एक आध क्वेश्चन पहले मैं आपसे करवा के देख लेता हूं ताकि पता लगे कि आपको कुछ आता भी है या बस ऐसे ही चल रही कहानी। आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है, इफ a committee of if a committee of 5 persons is to be formed out of 5 ladies and 5 gents. If a committee of 5 persons is to be formed out of 5 ladies and 5 gents, then find the number of committees in which, पहला point, in which पहला point there are exactly one lady. There are exactly one lady. हाँ सर बताइए क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, जरा जल्दी से आंसर बताइए मुझे। आंसर क्या होना चाहिए? 17 लोग 17 लाइक, कितने लोग आगे चले गए पता नहीं लगा। हाँ भाई क्या आंसर होना चाहिए, जरा जल्दी से आंसर दीजिए। सर ये कह रहा है इफ अ कमिटी ऑफ 5 पर्सन इज टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 5 लेडीज एंड 5 जेंट्स, माने लेडीज है 5, जेंट्स है 5, टोटल पर्सन हो गए कितने? टोटल पर्सन हो गए 10, कमेटी बनानी है 5 की। अब वो कह रहा है हाउ मेनी फाइंड द नंबर ऑफ कमिटी इन विच देयर आर एग्जैक्टली 1 लेडी। मतलब हुआ एग्जैक्टली 1 लेडी होनी चाहिए। कमेटी कितनी बनानी है? 5 की। तो नंबर ऑफ जेंट्स कितने होने चाहिए? 4। तो क्या हो जाएगा ये? दैट इज इक्वल्स टू 5 में से कोई एक लेडी 5C1 और 5 में से कोई 4 जेंट 5C4। 5C1 हो गया 5 और 5C4 भी हो गया 5। आंसर हो गया 25, माने 25 कमिटीज बनेगी। हाँ जी बहुत बढ़िया। तुषिता जी ने आंसर दिया, अदिति बंसल ने आंसर दिया, रिया अग्रवाल जी ने आंसर दिया, मोहम्मद अरसलन ने आंसर दिया। बहुत बढ़िया बेटा, समझ में आया बेटा या नहीं आया? ठीक है आगे सेकंड पॉइंट इसका, लेडीज आर इन मेजॉरिटी। लेडीज किसमें होनी चाहिए?
मेजॉरिटी में होनी चाहिए। अब बेटा जी एक बात बताइए, कमिटी कितने की बनानी है? कमिटी बनानी है 5 की। अब मेजॉरिटी जो स्टार्ट होती है वो 50% से अब के केस में स्टार्ट होती है। तो 5 का 50% कितना हुआ बेटा? 2.5 माने 2.5। आधी लेडी तो वैसे भी नहीं रख सकते, कोई मछली तो ना काट के चढ़ा दी, ठीक है ना। 2.5 से ऊपर के केस में मेजॉरिटी स्टार्ट होगी। तो 2.5 से ऊपर के केस माने हम कहां से स्टार्ट करेंगे? 3 से। 3, 4 और 5। यहां 3 तो यहां 2, यहां 4 तो यहां 1, यहां 5 तो यहां 0, खत्म। अब अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 5C3 इंटू 5C2, ये हो जाएगा 5C4 इंटू 5C1, और ये हो जाएगा 5C5 इंटू 5C0। 5C3 10 हो गया, 5C2 10 हो गया, माने 100, प्लस 5C4 5 हो गया, 5C1 5 हो गया, माने 25, प्लस 5C5 1 हो गया, 5C0 1 हो गया, 1, माने आंसर हो गया 126। लेडीज आर इन मेजॉरिटी। बात समझ में आ गई दोस्तों? ऐसे ही लेडीज आर इन माइनॉरिटी होता तब भी आप ऐसे ही करते। अब इस क्वेश्चन में एक बढ़िया सा क्वेश्चन मैं आपको ऐड कराता हूं, बहुत ध्यान से तसल्ली से समझिएगा। लेडीज है कितनी बेटा जी? लेडीज है 5, जेंट्स है 5, टोटल पर्सन हो गए 10, कमिटी बनानी है 5 की। बात समझ में आ गई? वो कह रहे हैं देन फाइंड द नंबर ऑफ कमिटीज इन विच, पहला पॉइंट, वन पर्टिकुलर लेडी, वन पर्टिकुलर लेडी ऑलवेज टेकन। याद करिए, ये मैंने आपको पढ़ाया है, किसमें पढ़ा है? परमुटेशन में कराया है। याद करो, आपको मैंने एक एग्जाम्पल बताया था कि रोहित शर्मा कप्तान है, वो तो आएगा ही आएगा। तो हम क्या करते थे? व्हेन वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज टेकन, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट में याद करिए, टोटल अरेंजमेंट कितने होते हैं? टोटल अरेंजमेंट होते हैं एनपीआर, याद आया? टोटल अरेंजमेंट होते हैं एनपीआर। इसमें पहला पॉइंट, वन पर्टिकुलर थिंग, वन पर्टिकुलर थिंग नेवर टेकन। वन पर्टिकुलर थिंग नेवर टेकन में क्या करते थे हम? टोटल में से तो कम करते हैं, लेकिन अरेंज करने वालों में से कम नहीं करते। सेकंड था, वन पर्टिकुलर थिंग, वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज टेकन, वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज टेकन। तो इसमें क्या होता है? आर इंटू n-1 PR-1, माने टोटल में से भी कम होगा और सेलेक्ट करने वालों में से भी कम होगा। इंटू आर हम इसलिए करते हैं क्योंकि अरेंजमेंट करते हैं। लेकिन अगर सिलेक्शन की बात आएगी तो इंटू आर करने की जरूरत ही नहीं है। ये कह रहा है वन पर्टिकुलर लेडी ऑलवेज टेकन, माने अब इसने जेंट्स और ये नहीं बताया कितनी लेडीज कितने जेंट्स चाहिए, इसने कहा एक पर्टिकुलर लेडी तो आनी ही चाहिए, एक पर्टिकुलर लेडी तो आनी ही चाहिए। तो पहले 10 में से 5 को सेलेक्ट कर रहे थे, पहले 10 में से 5 को सेलेक्ट कर रहे थे। अब कितने में से कितने सेलेक्ट करेंगे? अब 9 में से 4 को सेलेक्ट करेंगे। भाई एक तो सिलेक्शन होगा ही होगा, कंपलसरी है, माने हमने पहले ही से ही मान लिया वो पर्टिकुलर लेडी इस कमिटी में इंक्लूडेड है। जब इंक्लूडेड है तो पहले 10 में से 5 को सेलेक्ट कर रहे थे, अब कितने में से कितने को सेलेक्ट करेंगे? अब 9 में से 4 को सेलेक्ट करेंगे, माने इसका आंसर हो जाएगा 9C4। अगर समझ में आ गया हो तो M टाइप करिए, और समझ में ना आया हो तो D टाइप करिए। अगर समझ में आ गया हो तो M टाइप करिए, और समझ में ना आया हो तो D टाइप करिए। अगर समझ में आ गया हो तो M टाइप करिए, और समझ में ना आया हो तो D टाइप करिए। M M M M M, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल सेम है। मैंने कहा वन पर्टिकुलर लेडी, वन पर्टिकुलर लेडी एंड वन पर्टिकुलर जेंट, one particular lady and one particular gent always taken,
एक पर्टिकुलर लेडी और एक पर्टिकुलर जेंट ऑलवेज लिया जाएगा। जरा बताइएगा आंसर क्या होगा। पहले क्या कर रहे थे, 10 में से 5 को सेलेक्ट कर रहे थे। अब एक पर्टिकुलर लेडी ली जाएगी और एक पर्टिकुलर जेंट लिया जाएगा, माने 2% पहले से ही कमिटी में इंक्लूड कर दिए। पहले 10 में से 5 की कमिटी बनानी थी और 2% हमें श्योर है कि भाई ये दोनों तो कमिटी में आने ही आने हैं, तो पहले 10 में से 5 को सेलेक्ट कर रहे थे, अब कितने में से कितने को सेलेक्ट करेंगे। पहले 10 में से 5 को सेलेक्ट करे थे। तुषिता जी ने आंसर भेजा है 8C3, बहुत बढ़िया। रिया अग्रवाल जी ने आंसर भेजा है 8C3, बहुत बढ़िया। कमल परवार जी ने आंसर भेजा है 8C3, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। 8 में से कोई से भी 3, 8C3। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर निकल आएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। अब इसी में ही इसको रब कर दूं, इसी में ही थर्ड पॉइंट करता मैं। वन पर्टिकुलर लेडी नेवर टेकन। अब एक से लड़ाई हो गई, बोले साहब इसे कमेटी में रखना ही नहीं है, ये तो बहुत आतंकवादी लेडी है, ये तो कमेटी खराब कर देगी, लड़ाई झगड़ा करती रहेगी। तो पहले 10 में से 5 को सेलेक्ट कर रहे थे, पहले 10 में से 5 को सेलेक्ट कर रहे थे। अब एक पर्टिकुलर लेडी को लेना ही नहीं है, लेना ही नहीं है, तो 10 में से 5 की जगह क्या करेंगे, 9 में से 5 का सिलेक्शन करेंगे। माने टोटल में से कम होगा लेकिन सेलेक्ट करने वालों में से कम नहीं होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 9C5। इसका आंसर आ जाएगा 9C5। यहां तक सबको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया हो तो M टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो D टाइप करिए। अगर समझ में आ गया हो तो M टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो D टाइप करिए। अगर समझ में आ गया हो तो M टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो D टाइप करिए। M M M M, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, अब क्वेश्चन चेंज करते हैं, ये तो हो गया सर। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इफ अ कमिटी ऑफ 5 persons is to be formed out of n persons, out of n person, full stop. How many committee can be formed so that, पहला पॉइंट, A and B always be included in the committee. A and B always be included in the committee. हाँ जी सर, ए और बी हमेशा कमिटी में इंक्लूड होने चाहिए। तो पहले क्या कर रहे थे भाई, 5% की कमिटी बना दी थी, कितने में से, एन में से। तो अगर मैं टोटल सिलेक्शन की बात करता, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, तो आंसर होता NC5। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये कह रहा है ए और बी, ये दो अलग अलग पर्सन के नाम हो गए, ये हमेशा कमिटी में इंक्लूड होने चाहिए, ये हमेशा कमिटी में इंक्लूड होने चाहिए। तो पहले आप एन में से 5 को सेलेक्ट कर रहे थे, अब आप क्या करेंगे, n-2 में से सिर्फ 3 को सेलेक्ट करेंगे, n-2 में से 3 को सेलेक्ट करेंगे। रिया जी ने आंसर दे दिया, अदिति बंसल जी ने आंसर दे दिया। यहां तक बात ठीक है, सबको समझ में आ गया बेटा। अच्छा, इसके बाद सेकंड पॉइंट, बी एंड सी या सी एंड डी नेवर बी इंक्लूडेड। सी और डी को कभी भी इंक्लूड नहीं करना इन द कमिटी।
सी एंड डी नेवर बी इंक्लूडेड। हाँ जी सर, पहले एन में से 5 को सेलेक्ट कर रहे थे और सी और डी ये दोनों बदमाशी कर रहे हैं। संतोष सर की लैंग्वेज में ये बदमाश बच्चे हैं, ये खुरापात बच्चे हैं, ये बहुत बदमाशी करते हैं। तो पहले सी और डी को हमें लेना ही नहीं है। तो एन में से 5 की जगह क्या करेंगे, n-2 में से 5 को सेलेक्ट करेंगे। भाई सेलेक्ट तो अभी भी 5 ही करने हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, n-2 C5। तीसरा पॉइंट, ए एंड बी always included but C and D always excluded। दोनों कंडीशन को मैंने प्लस कर दिया, मतलब मिक्स कर दिया। ए और बी तो हमेशा कमिटी में ली जाए, लेकिन सी और डी कमिटी में कभी भी ना लिए जाए। तो पहले हम ए और बी के लेने की बात करें, तो ए और बी को अगर कमिटी में इंक्लूड करना है तो पहले एन में से 5 को सेलेक्ट कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, n-2 में से 3 को सिलेक्ट करेंगे। सही है ना। इसके बाद उन्होंने कहा पूरी बात तो सुन लो। मैंने कहा क्या हुआ, बोले सी और डी बहुत शैतान बच्चे, इन दोनों को नहीं लेना है। तो पहले n-2 में से 3 को सिलेक्ट कर रहे थे, अब n-4 में से 3 को सिलेक्ट करेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। सबको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो तो m टाइप करिए और समझ में ना आया हो तो d टाइप करिए। अगर समझ में आ गया हो तो m टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो d टाइप करिए। अगर समझ में आ गया हो तो m टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो d टाइप करिए। चलिए बहुत बढ़िया बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है इफ देयर आर n boys in a class, if there are n boys in a class, then the number of selection of two boys is 12 times the number of selection of 4 boys. Then find the total number of boys in the class. Then find the total number of boys in the class. ये क्वेश्चन है आपका, बहुत ध्यान से तसल्ली से समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है इफ देयर आर n बॉयज इन अ क्लास, या वो कहता है इफ देयर आर स्टूडेंट इन अ क्लास। n नहीं भी बोलता तब भी आप n ही मानते, टोटल नंबर पर्सन क्या मानते, n मानते। देन द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 बॉयज, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 बॉयज क्या होगा, nc2, n में से कोई से भी 2 बच्चे, इज माने इक्वल्स टू 12 टाइम्स, माने 12 टाइम्स द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 4 बॉयज, nc4 के। अब आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, चाहे तो आप इसे सॉल्व करना चाहे सॉल्व कर लीजिए, चाहे पुट द वैल्यू गेट द आंसर कर लीजिए। ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया बेटा जी? ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया बच्चे? किसी का कोई भी डाउट रह गया हो तो वो पूछ सकता है। समझ में आ गया हो तो m टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो d टाइप करिए। समझ में आ गया हो तो m टाइप करिए, m। बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, इफ देयर आर 12 क्वेश्चंस इन अ पेपर,
if there are 12 questions in a paper and you have to answer 6 questions. If there are 12 questions in a paper, एक second, which is equally divided into 2 sections. क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं. Which is equally divided into 2 sections. Full stop. If you have to answer answered 6 questions in which you are not permitted to attempt more than 4 questions from any section, then in how many ways the student या you can answer the question. ये क्वेश्चन है सर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा. क्वेश्चन कह रहा है इफ देयर आर 12 क्वेश्चन इन अ पेपर, एक क्वेश्चन में 12, एक पेपर में 12 क्वेश्चन है, विच इज इक्वली डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, जिसे 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है इक्वली. माने 12 क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन थे, इनको 2 इक्वल सेक्शन में, सेक्शन ए और सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन डाल दिए गए. यही तो कहने का मतलब हुआ. ए में भी 6 क्वेश्चन, बी में भी 6 क्वेश्चन. इफ यू हैव टू आंसर 6 क्वेश्चंस, आपको सब मिला के 6 क्वेश्चन का आंसर देना है, इन विच यू आर नॉट परमिटेड टू अटेम्प्ट मोर देन 4 क्वेश्चन फ्रॉम एनी सेक्शन. माने आपसे एक कहा गया कि किसी भी सेक्शन में 4 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते. मैक्सिमम 4 क्वेश्चन कर सकते हो. टोटल कितने क्वेश्चन का आंसर देना है आपको? 6 क्वेश्चन का आंसर देना है. तो मैक्सिमम 4, और 4 से कम तो कर सकते हैं, बिल्कुल 4, 3, 2, 1, 0. भाई मैक्सिमम 4 कर सकते हैं, 6 क्वेश्चन का आंसर देना. तो 4 से कम तो कर सकते हैं, 4, 3, 2, 1, 0. अब आंसर देना है 6 का. 4 यहां कर लिए तो यहां कितने बच्चे? 2. यहां 3 कर लिए तो यहां कितने बच्चे? 3. यहां 2 कर लिए तो यहां कितने बच्चे? 4. यहां 1 कर लिए तो यहां 5 करने पड़ेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगी कंडीशन, क्योंकि हम 4 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन किसी भी सेक्शन में नहीं कर सकते. 4 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन हम किसी भी सेक्शन में नहीं कर सकते. बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? चलिए अब इसका आंसर दे दीजिए. बस इन तीनों केसेस को निकाल के प्लस कर लीजिए, आंसर निकल आएगा. पहला आंसर क्या हो जाएगा? 64 इंटू 62. दूसरा हो जाएगा 63 इंटू 63. तीसरा हो जाएगा 62 इंटू 64. ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 इंटू 15. ये हो जाएगा 20 इंटू 20. ये हो जाएगा 15 इंटू 15. मतलब ये हो गया 225, ये भी 225, और ये 400, मतलब 850. बात समझ में आ गई सर? सबको समझ में आ गया बेटा जी? किसी का कोई डाउट हो तो बताइए. अगर समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आए तो डी टाइप करिए. समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए.
समझ में आ गया हो? तुषिता जी ने एम लिख के भेजा, अदिति बंसल जी ने एम लिख के भेजा, कमल परमार जी ने एम लिख के भेजा, रिया अग्रवाल जी ने एम लिख के भेजा। बाकी लोग जितने भी हैं, अगर किसी का 1% भी डाउट हो तो डी टाइप करके भेज दीजिए। अगर किसी को 1% भी डाउट हो तो वो डी टाइप करके भेज दीजिए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन फिर याद आया। अच्छे अच्छे क्वेश्चन याद आते रहते हैं। क्वेश्चन है, इफ देयर आर 5 candidates, if there are 5 candidates in an election in which 3 are to be elected, in which 3 are to be elected, अगर मैं क्वेश्चन को यहीं छोड़ दूं, if there are 5 candidates in an election in which 3 are to be elected, then find the number of ways, तो आंसर कितना होता? 5C3। भाई 5 में से किन्हीं 3 को इलेक्ट करना है तो 5C3 आंसर हो जाता। बात समझ में आ गई? मैंने कहा सुन लो, क्वेश्चन अभी इनकम्प्लीट है। If there are 5 candidates in an election in which 3 are to be elected, full stop, if a voter, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, if a voter is entitled to vote any number of candidates, if a voter is entitled to vote any number of candidates but not greater than the numbers to be elected, but not greater than the numbers to be elected, then find in how many ways a voter can vote. ये क्वेश्चन है सर आपका। समझ में आया क्वेश्चन? बेटा जी पहले क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ध्यान समझिएगा। मान लीजिए ये 5 पर्सन थे, ये एक इलेक्शन में खड़े हुए, नाम दे दिया इसको A B C D E। ये 5 पर्सन इलेक्शन में खड़े हुए, इसमें से किन्हीं 3 को इलेक्ट करना था। अगर मैं क्वेश्चन वहीं स्टॉप कर देता तो आंसर होता 5C3। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है इफ अ वोटर, अब यहां से एक वोटर चलता हुआ आ रहा है, ये वोटर यहां से चलता हुआ आ रहा है और इसे दिखाई दिया कि इसमें से 3 को इलेक्ट करना है। ये वोटर है, ठीक है ना, ये वोटर है। ये वोटर चलता हुआ आया, इफ अ वोटर्स टू इंटाइल टू वोट एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट, भाई 3 को इलेक्ट करना है, एक से ज्यादा वोट डालना पड़ेगा। तो ये कहता है कितने लोगों को वोट डाल सकते हो आप? बोले कितने को ही? हाँ बोले कितने को ही? बोले 500 को? बोले हाँ 500 को? बोले सोच लो, बोले सुन लो ध्यान से, a voter is entitled to vote any number of candidate but not greater than the numbers to be elected, माने जितने इलेक्ट किए जाने हैं उससे ज्यादा वोट नहीं डाल सकता। कितने इलेक्ट किए जाने हैं? 3। कितने इलेक्ट किए जाने हैं? 3 को इलेक्ट करना है, तो मैक्सिमम कितने वोट डाल सकता है? 3 ही वोट डाल सकता है, 3 से ज्यादा वोट नहीं डाल सकता। मतलब या तो इन 5 में से किसी एक को वोट डालेगा 5C1, या तो इन 5 में से किसी 2 को वोट डालेगा 5C2, या फिर इन 5 में से किसी 3 को वोट डालेगा 5C3। क्या इन 5 में से किसी 4 को वोट डाल पाएगा? नहीं डाल पाएगा। भाई 5 में से किसी एक को वोट डालेगा, 5 में से किसी 2 को वोट डालेगा, 5 में से किसी 3 को वोट डालेगा, 4 को वोट डाल नहीं सकता, बस यहीं आके स्टॉप हो जाएगा। माने इन तीनों की को प्लस कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। यहां तक समझ में आ गया बेटा जी?
किसी का कोई भी डाउट हो तो बताइए। समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। चलिए बहुत बढ़िया बेटा जी, समझ में आ गया बात। तो ये आंसर आ गया 5 + 10 + 10, आंसर हो गया 25। 25 वे से वो वोट डाल सकता है। बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, बिल्कुल सेम वे में क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन है, इफ द सुप्रीम कोर्ट has 6 to 3 डिसीजंस। ये भी आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से। मैं क्वेश्चन को अभी यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। सबसे पहले ये जो 6 to 3 वाली बात है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो 6 to 3 वाली बात है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 to 3 का मतलब क्या होता है भाई? अगर मैं कहूं मुझे 1 से 3 घंटे लगेंगे घर पहुंचने में, माने मैं टोटल आवर्स की बात करूंगा तो टोटल आवर हुए 3 आवर्स। 1 से 3 घंटे लगेंगे, माने टोटल 3 घंटे में मैं घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर मैं कहीं कह रहा हूं 5 से 3 घंटे लगेंगे, आ, आ, अगर मुझे 5 से 3 घंटे लगेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब मिनिमम 5 घंटे तो लगने ही लगने हैं, 3 घंटे और एक्स्ट्रा लग सकते हैं, माने टोटल आर मुझे इस कंडीशन में लगेंगे 8। कभी भी याद रखिएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करते, हमेशा आगे की बात करते हैं। कैसे? जैसे होता ना, कभी कोई आ रहा हो, वो आप उससे पूछ रहे हो कि भाई कितना टाइम लगेगा, वो कहता है आधे से 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, तो आप टोटल टाइम 1 घंटा लेके चलते हो। लेकिन अगर किसी ने कहा कि 1 से 1.5 घंटा लगेगा, तो आप 1.5 घंटा लेके चलते हो। लेकिन अगर किसी ने कहा 3 से 1 घंटा लगेगा, 3 से 1 का मतलब क्या हुआ? 3 घंटे तो लगने ही लगने हैं, उसमें 1 घंटा और ऐड कर लो, माने टोटल 4 आवर्स लग सकते हैं। तो यहां 6 to 3 का मतलब क्या हो गया? टोटल डिसीजन कितने हो गए? 9। द सुप्रीम कोर्ट है 6 to 3 डिसीजन अपहोल्डिंग टू लोअर कोर्ट, अपहोल्डिंग टू लोअर कोर्ट। देन in how many ways, then in how many ways it can give majority to decisions? तो बताइए कितने तरीके ऐसे हैं जिसमें मेजॉरिटी दे सकता है? अब टोटल डिसीजन हो गए बेटा जी 9। टोटल डिसीजन कितने हो गए? 9। अब 9 के केस में मेजॉरिटी कहां से स्टार्ट होगी? जब आपको देना पड़ेगा। 9 के केस में मेजॉरिटी कहां से स्टार्ट होगी? जब तक आप लोग जवाब नहीं देंगे आगे नहीं बढ़ूंगा। 9 के केस में मेजॉरिटी कहां से स्टार्ट होगी? बिल्कुल ठीक बात कमल परमार जी, 5 से स्टार्ट होगी। क्यों? 9 का आधा कितना हुआ? 4.5। 4.5 केस तो वैसे भी नहीं, 50% पे टाई हो जाता है, उससे अबव के केस में मेजॉरिटी स्टार्ट होगी। माने अगर 9 में से किसी भी 5 डिसीजन में ये दे देता है तो मेजॉरिटी हो जाएगी। 9 में से कोई 6 डिसीजन दे देता है तो भी मेजॉरिटी हो जाएगी। 9 में से 7 में डिसीजन देता है तो भी मेजॉरिटी होगी। 9 में से 8 में देता है तो भी मेजॉरिटी होगी। 9 में से 9 को देता है तब भी मेजॉरिटी होगी। इन सबको प्लस कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने। समझ में आया बेटा जी? जिसको समझ में आ गया हो वो एम टाइप करे, जिसको समझ में ना आया हो वो डी टाइप करे। जिसको समझ में आ गया हो वो एम टाइप करे, जिसको समझ में ना आया हो वो डी टाइप करे। जिसको समझ में आ गया हो वो एम टाइप करे, जिसको समझ में ना आया हो वो डी टाइप करे।
जिसको समझ में आ गया हो वो एम टाइप करे, जिसको समझ में ना आया हो वो डी टाइप करे। एम 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 एम, बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़ते हैं सर। हाँ जी सर। अब एक नोट है, 5 रुपए का नोट है। नोट देख लीजिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन का एक नोट है, इफ देयर आर n points in a plane, if there are n points in a plane in which r points are collinear, एक प्लेन में n पॉइंट्स हैं, इसमें से r पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में है। जैसे मैं आपके सामने एक फिगर बनाता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये एक प्लेन सरफेस एरिया है, इसमें 1 2 3 4 और ये 5 6 7 और ये 8 और एक यहाँ 9। ये इस टाइप से 9 पॉइंट्स हो गए। 9 पॉइंट्स है, इसमें से 5 पॉइंट कोलिनियर है। इफ देयर आर 9 पॉइंट्स इन अ प्लेन इन विच 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ऐसे मैं कह रहा हूं, इफ देयर आर n पॉइंट्स इन अ प्लेन इन विच r पॉइंट्स आर कोलिनियर। पहला पॉइंट, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बी फॉर्म। कितने ट्राइंगल्स बनाए जा सकते हैं? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बी फॉर्म। अब ट्राइंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है सर? सर ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट्स की जरूरत होती है। हम कहेंगे किन्हीं भी 3 पॉइंट को जोड़ दीजिए, ट्राइंगल बन जाएगा। किन्हीं भी 3 पॉइंट को जोड़ दीजिए, ट्राइंगल बन जाएगा। तो हम कहेंगे, अगर हम इन 9 पॉइंट की बात करें तो हम कहेंगे 9 में से कोई से भी 3 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, माने 9C3। ऐसे ही अगर मुझे n पॉइंट्स की बात करूं तो n में से कोई से भी 3 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, NC3। लेकिन बाद में याद आएगा कि सर अगर आप इन तीनों पॉइंट को जोड़ेंगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। माने अगर आप कोलिनियर वाले 3 पॉइंट जोड़ेंगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो आप कोलिनियर वाले 3 पॉइंट को मत जोड़िएगा, मतलब माइनस क्या करना पड़ेगा? 5C3। माइनस क्या करना पड़ेगा? 5C3। तो यहां पे क्या हो जाएगा? -RC3। बात समझ में आ गई? तो ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत? 3। तो अगर n में से कोई से भी 3 पॉइंट जोड़ देंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा। हम यही कहेंगे जनरल केस में। फिर बाद में याद आएगी, सर 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 रुक जाइए, ये कोलिनियर वाले अगर आप 3 पॉइंट जोड़ेंगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो ये उठा के माइनस कर दिया। बात समझ में आ गई या नहीं? यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। समझ में आ गया हो तो m टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो d टाइप करिए। समझ में आ गया हो तो m टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो d टाइप करिए। नालायकों जल्दी से टाइप करो। बहुत बढ़िया जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बी फॉर्म। बिल्कुल सेम वे में स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करें तो क्या होगा? तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट जरूरत, NC2। लेकिन अगर इनमें से कोई 2 पॉइंट जोड़ेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। हाँ हाँ बनेगी। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ूं तो ये 3 पॉइंट फालतू में इंक्लूड हो जाएंगे भाई, जबकि स्ट्रेट लाइन के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए। स्ट्रेट लाइन के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए, 2 से ज्यादा पॉइंट की हम बात ही नहीं करते। तो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा? -RC2 करना पड़ेगा।
अब आप कहेंगे सर ये माइनस क्यों किया? भाई इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या स्ट्रेट लाइन बनेगी? बनेगी, लेकिन 5 पॉइंट इंक्लूड हो जाएंगे। हम तो 2 की बात लेके चल रहे हैं। अच्छा, देखा जाए एक ना एक लाइन तो बनेगी, चाहे आप इस वाली लाइन को मान लीजिए, चाहे आप इस वाली लाइन को मान लीजिए। ये 2 के से माइनस हो गई होगी तो हमने कर दिया +1। हमने क्या कर दिया? +1। माने अगर n पॉइंट्स हैं, इसमें से r पॉइंट्स कोलिनियर है, n पॉइंट्स है, इसमें से r पॉइंट्स कोलिनियर है, तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए क्या करेंगे? nc2 माइनस rc2 +1। ऐसा क्यों करा? भाई हमने कहा शुरू में किन्हीं भी 2 पॉइंट को जोड़ दीजिए, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, माने nc2 वाली बात आ गई। फिर हम कहेंगे सर इसमें 2 पॉइंट को मत जोड़िएगा। आप कहेंगे क्यों? सर वो एक्स्ट्रा पॉइंट इंक्लूड हो जाते हैं। आप समझिए बात को, हम हमेशा स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो हमेशा 2 पॉइंट की बात करते हैं, 2 से ज्यादा पॉइंट की बात नहीं करते हैं। तो हमने माइनस rc2 कर दिया। लेकिन हम कहेंगे सर देखिए एक लाइन तो बनेगी बनेगी ना, चाहे आप ये वाली लाइन मान लो, चाहे आप ये मान लो, चाहे आप ये मान लो, चाहे आप ये मान लो, एक लाइन तो बनेगी। वो आपको माइनस नहीं करनी चाहिए, वो क्या करनी चाहिए? प्लस। यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा लोग? किसी का कोई भी डाउट हो तो वो डी टाइप करे, समझ में आ गया हो तो वो एम टाइप करे। किसी का कोई भी डाउट हो तो वो डी टाइप करे, और समझ में आ गया हो तो वो एम टाइप करे। किसी का कोई भी, हाँ जी कमल परमार जी, क्या हुआ? कमल परमार जी देखिए उसके अंदर ना ज्यादा मत सोचिए, मेरी बात को प्रैक्टिकली समझिएगा। मुझे मालूम है आपका क्या डाउट है। भाई मैंने क्या कहा, अगर मैं आपसे जनरल बात करूं, बहुत जनरल सी बात है, मेरी बात को समझिएगा। मैं आपसे स्ट्रेट लाइन की बात करूं, तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है? आप कहेंगे सर 2 पॉइंट्स। मैं कहूं 3 पॉइंट्स, नहीं सर 2 पॉइंट्स। मैं कहूं 5 पॉइंट, नहीं सर 2 पॉइंट से काम हो जाएगा। मतलब आप सिर्फ 2 पॉइंट को जोड़ेंगे और आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। बात सही है? तो हमने क्या कहा? हमने कहा शुरू में इनमें से कोई से भी 2 पॉइंट जोड़ दीजिए, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, nc2। हमने कहा लेकिन सुनिए, इसमें से ये वाला और ये वाला पॉइंट ऐसे मत जोड़िएगा, या ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मत जोड़िएगा, या ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मत जोड़िएगा। अब आप मैं कहां तक समझाता रहूंगा? कहूंगा इनमें से किन्हीं 2 पॉइंट को मत जोड़िएगा, -rc2। फिर कहूंगा बेटा जी एक लाइन तो बनेगी, वो 2 के से आपने माइनस कर रखी है तो +1 कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? nc2 माइनस rc2 +1। +1 माने एक ना एक लाइन तो बनेगी बनेगी। बात समझ में आ गई? कमल जी क्लियर हो गया पॉइंट? कमल जी क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा जी। अब एक क्वेश्चन है, if there are 12 points in a plane in which 5 points are collinear, then the number of, पहला पॉइंट, ट्राइंगल्स बी फॉर्म। आंसर बताइए जरा फटाफट से। दूसरा पॉइंट, स्ट्रेट लाइंस बी फॉर्म। दोनों आंसर बताइए जरा जल्दी से। पहला पॉइंट बताइए ट्राइंगल्स बी फॉर्म, और दूसरा पॉइंट बताइए स्ट्रेट लाइन बी फॉर्म। दोनों आंसर बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से। दोनों आंसर बताइए जल्दी से। ट्राइंगल्स बी फॉर्म एंड स्ट्रेट लाइन बी फॉर्म। नेक्स्ट क्लास में जहां तक है ये कॉम्बिनेशन का टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में माने कल की क्लास में ये कॉम्बिनेशन का टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। आज थोड़े बहुत क्वेश्चन और मतलब इसमें बचे हैं अभी, वो और करा दूंगा। उसके बाद आप दुनिया जहान की किसी बुक से क्वेश्चन करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको, बिंदास होके करिएगा। पहले का आंसर रिया अग्रवाल जी ने आंसर दिया 210, बाकी किसी और का कोई और आंसर नहीं आया। नालायक को जल्दी से आंसर दो। बच्चा लोग, बेटा लोग, जल्दी से आंसर दो, अच्छे बच्चे हैं।
बताओ कौन कहता है आप लोग गंदे बच्चे? इतने शरीफ बच्चे, इतने मासूम बच्चे हैं कि बस अच्छे अच्छों को शर्म आ जाती है आपकी मासूमियत देख के। जल्दी से बताइए। सिर्फ रिया अग्रवाल जी ने आंसर दिया, बाकी लोग शांत बैठे हुए। क्या बात हो गई भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ जी, ट्राइंगल बी फॉर्म की बात करें। अब ट्राइंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत? 3। तो हम कहेंगे 12C3 माइनस 5C3। स्ट्रेट लाइन की बात करें तो 12C2 माइनस 5C2 और +1। 12C3 हो गया 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 3 इंटू 2, 6 2 जा 12, 220 माइनस 10, 210 ट्राइंगल्स। 12C2 हो गया 66 माइनस 10 प्लस 1, 57 स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आ गई बेटा जी? किसी का कोई भी डाउट हो तो बताइए। समझ में आ गया? क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आया बेटा जी? इन क्वेश्चंस को कैसे ट्रीट किया जाएगा ये समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इफ देयर आर 8 क्वेश्चंस इन अ पेपर, if there are 8 questions in a paper, then in how many ways can a student attempt one or more question in the paper? ये क्वेश्चन है सर आपका। हाँ जी सर, इफ देयर आर 8 क्वेश्चंस इन अ पेपर, एक पेपर में 8 क्वेश्चन थे, then in how many ways can a student attempt one or more question from the paper? एक या एक से ज्यादा क्वेश्चन करने के कितने तरीके? भाई 8 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। ये 8 क्वेश्चन थे। अब 8 में एक या एक से ज्यादा करने, तो 8 में से पहले एक को करने की बात करें तो 8 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करने के कितने तरीके होंगे? 8C1। 8 में से कोई सा भी एक सेलेक्ट करना है, 8C1। अच्छा, 8 में से क्या 2 कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था, तो 8C2। 3 कर सकता था, 8C3। ये चलता जाता कहां तक? अप टू सो ऑन टू 8C8 तक। जरा मुझे इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए? इसका आंसर बताइए। अदिति बंसल जी ने आंसर दिया सबसे पहले, इसका आंसर बताइए। बिल्कुल ठीक आंसर है 255। माने ये 2 की पावर 8 माइनस 1 कर लीजिए, चाहे आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 256 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 255 बेस। बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर हो गई बात बेटा? चलिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन को अगर मैं चेंज कर दूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, इफ इन सीए फाउंडेशन, if in CA foundation there are 4 subjects, if in CA foundation there are 4 subjects, then in how many ways can a student be fail? तो एक स्टूडेंट के फेल होने के कितने तरीके हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अभी अभी बनाया मैं, तो देखिए बेटा क्वेश्चन कभी बुक से नहीं कराता, मैं सारे क्वेश्चन अपने खुद ही बनाता हूं, खुद ही आप लोगों को कराता हूं, ताकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कवर हो सके। छोटी मोटी पॉसिबिलिटी नहीं, सारी पॉसिबिलिटी कवर करने की कोशिश करता हूं मैं। तो अब सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट है, यह आपको भी पता है,
ठीक है ना। इन हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट कैन फेल, कैन अ स्टूडेंट फेल, कितने तरीकों से फेल हो सकता है, बताइए सर बताइए, खुद सोचिए ना। 4 सब्जेक्ट्स हैं, 4 में से किसी एक में फेल तो फेल, 4 में से किसी एक में फेल तो फेल, माने 4C1। 4 में से किन्हीं 2 में फेल तो फेल, 4 में से किन्हीं 2 में फेल तो फेल, 4 में से किन्हीं 3 में फेल तो फेल, चारों के चारों में फेल तो भी फेल। पास होने का एक ही तरीका, चारों में पास तभी पास, चारों में पास तभी पास। पास होने का सिर्फ एक तरीका, फेल होने के कई सारे तरीके। इन सबको ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 15 वेज। माने 15 तरीकों से फेल हो सकते हो और पास होने का सिर्फ एक तरीका। बात समझ में आई या नहीं आई? बेटा जी सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया हो तो M टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो D टाइप करिए। समझ में आ गया हो तो M टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो D टाइप करिए। समझ में आ गया सभी को? बहुत बढ़िया बेटा जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्लियर हो गई बात? चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, बाकी कल की क्लास में हम इस कॉम्बिनेशन के टॉपिक को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे और कल चाहा तो ये कॉम्बिनेशन का टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम एक क्विक रिवीजन लेंगे स्टडी मटेरियल से, ताकि हम ये देख सके कि हमें क्वेश्चंस हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप कल की क्लास में कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो भी आपकी एक्सरसाइज बची है, जो भी आपके एडिशनल बचे हैं, वो सब आपको खत्म करने हैं स्टडी मेट से, ठीक है ना। आज के लिए इतनी क्लास रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोग अपना इतना प्रीशियस समय हमें देते हैं, कितने आभारी हैं हम ही जानते हैं। इस आभार को हम अगले जन्म में उतारेंगे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA CMA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, the student of CUC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA Intermediate classes from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।